आज की इस वीडियो में आप सभी का पुनः फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम पूर्व में जो जल की बात किए थे, आज पुनः उसी टॉपिक पर फिर से हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं अध्याय 2 जल के अंतर्गत हमने जल के बारे में जो पूर्व वीडियो में जाना था कि हमारे प्रकृति में जल कितनी मात्रा में है और जल है तो कौन कौन से जल है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आइए स्क्रीन पर देखते हैं अगला जो मुख्य बिंदु है जल के भौतिक गुण। जल के कौन कौन से भौतिक गुण है, तो पहला इसके स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहा है कि जल की जो पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। आप सभी ने जाना था कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह जल के माध्यम से ही जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, जिनको हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का नाम दिया था। दूसरा जो है जल का जो क्वथनांक है उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और इस ताप पर जल उबलने लगता है तथा भाप में बदल जाता है। इसी ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह जल में भी बदल जाती है। ठीक है, इस ताप ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला है जल का जो हिमांक है अर्थात बर्फ में परिवर्तित होता है, वह है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बर्फ 0 डिग्री ताप पर जल में बदल जाता है, इसे बर्फ का गलनांक भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। एक क्रियाकलाप है, इसमें परख में लेना है, जल लेना है, परख में एक भर लेना है, 1/4 भर लेना है और परख नली को ध्यान से देखना है और जो नीचे आपकी सारणी दिखाई जाएगी उस सारणी को फिलअप करना है। पहला है आप रंग देखेंगे, है ना, कैसा रंग दिखाई देता है, स्वाद कैसा है उसका, ठीक है, पारदर्शिता दिखता है कि नहीं, अवस्था कौन सी है और स्थान पर आपको अवलोकन करना है। ये गुण दिया हुआ है, कौन कौन से गुण है, रंग है, गंध है, स्वाद है, पारदर्शिता है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको अवलोकन करना है। अवलोकन करने के बाद इसको लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 को हम देखें तो क्रियाकलाप 3 में बताई गई है कि आपको एक बीकर लेना है और आसुत जल मोटा गत्ता लेना है, कार्बन की छड़ लेना है और बल्ब, तार, तेल और नमक लेना है। ये आवश्यक सामग्री है और आवश्यक सामग्री लेकर आपको क्या करना है, उस बीकर में आसुत जल को ले लेना है। आसुत जल लेने के बाद आप मोटे गत्ते के 2 कार्बन की छड़ लगा देना है मोटे गत्ते में और उसे जो आपके डायग्राम दिखाई दे रहा है उसके आधार पर उसको रखना है। ठीक है, रखने के पश्चात आप तांबे के तार की सहायता से सेल को और बल्ब को जोड़ना है। अब देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं, है ना। अब नहीं जलता है तो क्या करना है, उसमें 1 चम्मच आप नमक का घोल का प्रयोग कर सकते हैं या 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं उस आसुत जल पर। ठीक है, उसके पश्चात देखना है कि बल्ब जला या नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, आसुत जो जल होता है उसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो नहीं हो पाता है और जो सामान्य जल लेते हैं जैसे तालाब का है, नदी का है ना, कुएं का है, ये जल जो है अशुद्ध जल नहीं होता है, वो अशुद्धियां होती है, कुछ उसमें लवण पाए जाते हैं, है ना। तो लवण होने के कारण जो है उसमें जो विद्युत है आसानी से प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, एक बीकर लिया गया है, बीकर में आसुत जल को पहले लिया गया था। अब आसुत जल लेने के बाद एक गत्ता लिया गया, गत्ता में
2 छिद्र करके कार्बन की 2 छड़ें लगा दिया और उसमें वायरिंग कर दी गई है। अब उस वायर को क्या किया गया है, एक बल्ब से जोड़ा गया है एक सिरे को, उसके बाद बल्ब के एक सिरे से जोड़ा गया, फिर बल्ब के एक सिरे से वायरिंग करके सेल के एक सिरे से जोड़ा गया है, और दूसरे कार्बन का जो छड़ है माइनस को दिखाया गया है, तो माइनस का जो छड़ है उस छड़ से वायरिंग की गई है और सेल के दूसरे भाग से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यह शेड्यूल की गई है विद्युत चालकता को जल का पता लगाने के लिए। अब आपको क्या कर जल लिया है, अब आपको क्या करना है, देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, अब उसमें आसुत जल लिया गया है, तो आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, तो नहीं जलता हो, है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा 1 चम्मच नमक लेना है और नमक को डाल देना है। ठीक है, या तो आप दूसरा बीकर भी ले सकते हैं, उसका प्रयोग करने के लिए आसुत जल ले सकते हैं एक बीकर में, और दूसरे बीकर में आप लवणी जल ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बरसात के दिनों में कभी कभी जो खुले बिजली के तार का जो गिरी दीवार से संपर्क हो जाता है, तो दीवार को छूने से उसमें करंट जैसा अनुभव होता है, झटका लगता है, तो इस कारण जो है जल में घुली हुई लवण के कारण जो है जल से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, अब जल एक अनोखा विलायक है। क्यों अनोखा विलायक है? जल में बहुत सारे पदार्थ घुल सकते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। किसी विलायक में घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको विलेय कहते हैं, है ना। किसी जो विलायक में जो भी पदार्थ घुलता है उसको विलेय कहा जाता है। जैसे मैंने शरबत बनाया तो शरबत में शक्कर डाला तो शक्कर विलेय होगा, और जो जल है वो विलायक कहलाएगा। जब कोई विलायक में घुलता है तो जो बनता है वो बना मिश्रण जो है विलयन कहलाता है ना। विलेय और विलायक को आपस में घोल दें तो जो मिश्रण हमको प्राप्त होगा वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और स्क्रीन पर देखते हैं एक और छोटा सा क्रियाकलाप है ना। उसमें क्या करना है, बीकर लेना है, नमक, शक्कर, जल, त्रिपाद स्टैंड लेना है, तार की जाली लेना है, चम्मच लेना है और गर्म करने का कुछ साधन लेना है। चाहे आपके पास चिमनी हो सकता है या फिर आपके घर में यूज होने वाला जो चूल्हा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो एक बीकर को जल से आधा भरकर 1 चम्मच नमक डालना है तथा कांच की छड़ से उसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। अब यह देखना है कि बीकर में जो डाला गया नमक है वो पूरी तरह घुल गया है क्या, और घुल जाता है तो आप हिलाना बंद कर देना है। क्रमशः आधा चम्मच नमक तब तक डालते जाना है, घुलता जाएगा तो डालते जाना है। ठीक है, और अधिक ना बंद हो जाए। इस प्रकार विलयन उस ताप पर डालते जाना है तो आपको ऐसी स्थिति नजर आएगी कि जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा उस विलयन में, है ना। तो इस प्रकार प्राप्त जो विलयन है उस ताप पर उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन। तो अब बीकर को त्रिपाद स्टैंड में रखना है, रखने के बाद उसको थोड़ा सा गर्म करना है, पुनः नमक को घोलना है। आप देखेंगे गर्म कर जैसे करेंगे तो पहले के जो तापमान था जल था और जल का जो तापमान था उसमें नमक डालने पर नहीं घुल रहा था, अब उसको गर्म करने पर वो घुलना प्रारंभ हो जाता है, तो पुनः उसमें नमक का घोल घोलेंगे। अब ताप बढ़ाने के साथ साथ नमक और अधिक घुलता जाता है, ठीक है ना। अब तापक्रम में परिवर्तन के साथ साथ विलेयता में बदलती रहती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है उसमें विलेयता का जो मान है वो बदलता जाता है। यही प्रयोग शक्कर तथा अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं। संतृप्त विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ है भिन्न भिन्न मात्रा में अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों की जल में विलेयता अलग अलग होती है। अब बात आती है इसकी विलेयता की। हम विलेयता क्या किसे कहेंगे? तो किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय का अधिकतम जो मात्रा है उस पदार्थ ताप पर विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। आप अपने यदि बुक रखे होंगे तो बुक से आप नोट्स कर सकते हैं इसका आंसर जो है। वैसे आपका
इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी आपके वीडियो में डाला जाएगा। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैस भी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी विलय होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलय होती है। शीतल पेय बनाते समय आप लोग देखे होंगे, जैसे कोको कोला आता है ना, स्प्राइट आती है, ये शीतल पेय है। उसको बनाते समय अधिक ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलय की जाती है। ठीक है, गैसों की जो जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ साथ कम भी होती है और बढ़ती भी है। कम वृद्धि होती है, ताप वृद्धि के साथ साथ कम होती जाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में जो कम गहरे तालाबों का तथा सरोवरों हैं उनका जल अधिक गर्म हो जाता है, तब उसमें विलय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब ये समुद्री जल के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारे जो समुद्री जल है उसमें 97% अर्थात 97% जो जल है पृथ्वी का वो समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, और उनका जो स्वाद है वो कैसा है, वो खारा है। तो खारापन होने का क्या कारण है? तो वर्षा का तो जल हम जानते हैं कि अशुद्ध होता है, परंतु जो खनिज लवण वर्षा होने के बाद जब वो जमीन पर आते हैं धरती पर, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण है उसमें घुल जाते हैं, और वायुमंडल जो प्रदूषण भी होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वो भी घुल जाती है। जल मृदा चट्टानों से होकर बहते हुए उसमें कई प्रकार की जो लवण है वो घुल जाते हैं, और नदियों से बहकर जब जल जो है समुद्र तक पहुंचता तो इस प्रकार समुद्र में जो के जल में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, और समुद्र का जो पानी है वो खारा हो जाता है। समुद्र जल का जो 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं। ठीक है, जिससे अधिक मात्रा में नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड ठीक पाई जाती है, और इसके अतिरिक्त कम मात्रा में जैसे जो प्रमुख लवण के रूप में है सोडियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ऐसे कुछ और भी लवण पाए जाते हैं। आयोडीन की जो अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। समुद्री जल से प्राप्त जो नमक होते हैं, है ना, जो हम नमक प्राप्त करते हैं, और आज दुकानों या फिर आपका जो सहकारी दुकानें हैं वहां से लवण प्राप्त होते हैं, नमक प्राप्त होते हैं, तो उनका जो निर्माण है वो समुद्री जल से ही किया जाता है। तो समुद्री जल से प्राप्त होने के कारण जो उसमें जो लवण होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें आयोडीन की जो मात्रा होता है वो कम होता है। तो समुद्री जल से जो प्राप्त उसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, किंतु यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अलग कर दी जाती है। अब शुद्ध नमक में इसे निर्धारित मात्रा में पुनः मिलाकर जो नमक होता है उसको आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। जो हमें आयोडीन से कमी, जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ना, ठेंगा का रोग, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पुनः एक नए चैप्टर पर बात करेंगे जल के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।